नमस्कार। कक्षा 11 आज उपस्थित हैं हम अपने नए पाठ के साथ, जो आपके टर्म 1 के सिलेबस के अंदर शामिल किया गया है। शरद जोशी के द्वारा लिखी गई एक कहानी जिसका शीर्षक है गलता लोहा। उससे पहले हमने अपने पाठ्यक्रम के आधार पर काव्यांश के 2 पाठ, जिसमें कबीर और मीराबाई दोनों शामिल हैं, साथ में गद्यांश के 2 पाठ, जिसमें नमक का दारोगा और मियां नसीरुद्दीन दोनों पाठ शामिल हैं, उनको पूर्ण किया है। अब हम अपनी आज की कक्षा में इस नए पाठ का आगाज करने जा रहे हैं। इतनी अच्छी कहानी, जो कहानी वास्तव में आज के वातावरण में एक दोस्ती, जो रिश्ता है, उसको सार्थकता प्रदान करती है। इसके लिए हम किसी पद को नहीं देखते, इसके लिए हम किसी राजनीतिक पहुंच को नहीं देखते। दोस्ती जब होती है तो वो कार्य को भी कोई छोटा या बड़ा नहीं मानती है। यानी जिस कार्य के प्रति आपको रुचि अधिक है, उस रुचि वाले कार्य में आप अपनी दक्षता निभा सकते हो। उसके लिए आपके धर्म, आपके संप्रदाय, आपका वंश, आपका जो कुल है, उसके विषय में किसी भी तरह की कोई बाउंडेशन, कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकता है, जैसा कि मोहन के साथ हुआ। मोहन बहुत होनहार छात्र रहा। अपने बाल्यकाल में कई शिक्षा के समय, अपने अध्ययन के समय वो कई अध्यापकों को भी बहुत प्रभावित करता रहा था। लेकिन जिस तरह से उसके जीवन में कुछ बदलाव आए, उन बदलावों की वजह से पिता जिस तरह की अपेक्षा मोहन से रखा करते थे, उस अपेक्षा को मोहन जो है वो परिस्थितिवश पूर्ण नहीं कर पाया। लेकिन हाँ, अपने एक हुनर को, अपनी कला को उसने अपने साथ हमेशा बनाए रखा, और वो कार्य था लोहे और लोहे से नवीन औजार बनाना। लोहा और लोहे से नवीन औजार बनाने का कार्य जो है, उस समय निम्न श्रेणी के वर्ग किया करते थे, और मोहन जो था वो ब्राह्मण परिवार से संबंधित था, और ब्राह्मणों को उस समय संस्कार आदि पूर्ण करना और कथा वाचन करना आदि क्रियाओं के कर्ता धर्ता माना जाते थे। तो किस तरह से मोहन जो है वो अपनी अभिरुचि को बरकरार रख पाया, कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां मोहन के जीवन में आई जिसकी वजह से मोहन जो है थोड़ा क्षुब्ध भी हुआ, निराश भी हुआ, लेकिन फिर भी अपने हुनर और अपनी कला को वो त्याग नहीं पाया। तो शरद जोशी जी की ये कहानी जो है वो हमारे आज के समाज को भी एक प्रेरणा देती है कि कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता, विशेष या बड़ी बात होती है आपकी रुचि। आप अगर उसमें जितना इंटरेस्ट लेते हो, उस कार्य को आप उतनी ही बखूबी करते चले जाते हो, उसमें दक्षता और प्रवीणता हासिल कर लेते हो। तो देखिए, शरद जोशी जी के जीवन परिचय की एक झलक प्राप्त करेंगे। क्या कहा गया है कि अंतर्त की घुमड़ती हुई वेदना को आंखों की राह बाहर निकाल लेने पर मनुष्य जो भी निश्चय करता है, वे भावुक क्षणों की अपेक्षा अधिक विवेकपूर्ण होते हैं। बिल्कुल सही है कि जब किसी परिस्थिति से व्यक्ति निराश हो जाता है और हताश होकर के जब वो रोने लगता है, उस रुदन के पश्चात जब वो अंदर से एक आवाज आती है, और वो आवाज उसके आत्मविश्वास को एक संबल प्रदान करती है, उस समय जब वो दृढ़ निश्चय करता है, वो दृढ़ निश्चय जो है वो विवेकपूर्ण होता है, और भावुक क्षणों की अपेक्षा उसे और ज्यादा संबल देने वाला होता है। देखिए, शरद जोशी जी का जीवन परिचय। इनका जन्म सन 1932 में उत्तरांचल के अल्मोड़ा नामक स्थान पर हुआ। आपको मैं थोड़ा सा और इस विषय में जानकारी देना चाहूंगी। उत्तरांचल के अल्मोड़ा के कोशानी नामक गांव में सुमित्रानंद पंत का जन्म हुआ, जो छायावाद के प्रमुख कवि भी माने गए हैं। इनकी रचनाएं हैं कोसी का घटवार। ध्यान दीजिएगा, जिस क्षेत्र में इनका जन्म हुआ उसी क्षेत्र से संबंधित विषयों को लेकर के इन्होंने अपनी रचनाएं की हैं। कोसी, कोसी नदी है, कोसी का घटवार, साथ के लोग, दाज्यू, हलवाहा, नौरंगी बीमार है। ये तो इनके कहानियों के संग्रह है। और शब्द चित्र संग्रह, शब्द चित्र वह विधा होती है जिसके माध्यम से लेखक जो है अपने शब्दों के माध्यम से पाठक की कल्पनाओं में वो चित्र साकार करने लगता है, और वो है एक पेड़ की याद। इनको सम्मान भी कई दिए गए अपने लेखन कार्य के लिए। वो सम्मान है पहल सम्मान। पिछली सदी का 6वां दशक हिंदी कहानी के लिए युगांतकारी समय था। एक साथ कई युवा कहानीकार ने अब तक चली आती कहानियों के रंग ढंग से कुछ अलग तरह की कहानियां लिखनी शुरू करी, और देखते ही देखते कहानी की विधा साहित्य जगत के केंद्र में आ खड़ी हुई। उस पूरे उठान को नाम दिया गया नई कहानी आंदोलन। आपको पता है 1947 में जब भारत आजाद हो गया था, 1960 के दशक में जो साठोत्तरी युग आया, उसके पश्चात कई कहानियों के ऐसे विषय चुने गए जो हमारे समाज
या हमारे आसपास के क्षेत्र में से लिए गए, और ऐसे लोगों को उसमें स्थान दिया गया जो समाज का बहुत मेहनतकश लोग है और सुविधाहीन है, लेकिन फिर भी उनकी अभिरुचियों, उनके कार्य के प्रति लगाव और ललक को सामाजिक यथार्थ के साथ प्रस्तुत किया गया, और बताया गया कि वास्तव में कई विडंबनाएं उनके जीवन में मौजूद हैं, और नई कहानी के माध्यम से उन्होंने इन सारी चीजों को अभिव्यक्त किया। इस आंदोलन के बीच उभरी हुई प्रतिभाओं में से शेखर जोशी का अन्यतम स्थान है। उनकी कहानियां नई कहानी आंदोलन के प्रगतिशील पक्ष को प्रतिनिधित्व करती है। समाज का मेहनतकश वर्ग, सुविधाहीन, उनकी कहानियों में जगह पाता है। निहायत ही सहज और आडंबरहीन भाषा शैली में वो सामाजिक यथार्थ के बारीक नुक्तों को पकड़ते और प्रस्तुत करते हैं। उनके रचना संसार से गुजरते हुए समकालीन जनजीवन की बहुविध विडंबनाओं को महसूस किया जा सकता है। विडंबनाएं यानी कई ऐसी समाज के उन्नति के मार्ग में आने वाली बाधक रूपी रूढ़ियां, विडंबना जिसे दुर्भाग्यपूर्ण भी हम कह सकते हैं। ऐसा करने में उनकी प्रगतिशील जीवन दृष्टि और यथार्थ बोध का बड़ा योगदान रहा है। शेखर जोशी की कहानियां विभिन्न भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी, पॉलिश और रूसी आदि भाषाओं में अनुदित का होता है, ट्रांसलेट हो चुकी है। उनकी प्रसिद्ध कहानी दाज्यू पर चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी के द्वारा फिल्म का निर्माण भी किया गया। पाठ है हमारा गलता लोहा। गलता लोहा शेखर जोशी की एक कहानी कला का नमूना है। समाज के जातिगत विभाजन पर कई कोणों से टिप्पणी करने वाली ये कहानी इस बात का उदाहरण है कि शेखर जोशी के लेखन में अर्थ की गहराई का दिखावा और बड़बोलापन जितना ही कम है, वास्तविक अर्थ गांभीर्य उतना ही अधिक है। यानी कि भाई समाज के अंदर जो यहाँ पे वर्ग डिवाइड किए गए हैं, ये उच्च वर्ग के हैं, ये निम्न वर्ग के हैं, इस चीज को तो यहाँ दिखाया गया ही है। साथ में बताया गया है कि वो किस अर्थ को वहां अभिव्यक्त करना चाहते हैं। लेखक किसी मुखर टिप्पणी के बगैर ही पूरे पाठ से गुजरते हुए हम ये देख सकते हैं कि एक मेधावी किंतु निर्धन ब्राह्मण युवक मोहन किन परिस्थितियों के चलते इस मनोदिशा तक पहुंचता है जहां उसके लिए जातीय अभिमान बेमानी हो जाता है। यानी ब्राह्मण है तो ब्राह्मणगिरी के आधार पर वो अलग अलग जगह पे कथाओं का वाचन करेगा, संस्कार आदि क्रिया या कर्मकांड करेगा, ये कोई आवश्यक नहीं है। सामाजिक विधि निषेधों को ताक पर रखकर जब वह धनाराम लोहार के आफर पर बैठता है, आफर यानी एक वह स्थान जहां पर बैठ करके एक लोहार जो है वो गर्म लोहे पर अपने हथौड़े के माध्यम से एक चोट मारता है, उसके काम में अपनी कुशलता दिखाता है। कौन? मोहन। मोहन का व्यक्तित्व जातिगत आधार पर निर्मित झूठे भाईचारे की जगह मेहनत कशों के सच्चे भाईचारे की प्रस्तावना को प्रतीत करता है। मानो लोहा गलकर एक नया आकार ले रहा है, अर्थात समाज में एक नई दिशा, एक नया बोध उत्पन्न कर रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं कि मोहन कौन है, किसका पुत्र है। मोहन किस तरह से धनाराम के साथ, धनराम लोहार के साथ परिचय प्राप्त करता है, उन दोनों के बीच में किस तरह का रिश्ता है। फिर भी धनराम लोहार के कार्य को देख करके मोहन की रुचि भी उसके कार्य के प्रति और ज्यादा बढ़ जाती है, और मोहन जो है ब्राह्मण कुल से संबंधित होने के बावजूद भी धनराम लोहार के उस कार्य को बड़ी दक्षता के साथ निभाता है और करता है, और समाज को एक नई सीख देता है कि किसी भी कार्य के आधार पर समाज का डिवाइडेशन नहीं होना चाहिए, बल्कि कार्य चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, अगर व्यक्ति की रुचि है उस कार्य में तो उस कार्य को जरूर करना चाहिए। मोहन के पैर अनायास ही शिल्पकार टोले की ओर मुड़ गए। मोहन अनायास यानी अचानक ही, मजबूर होकर के, शिल्पकार टोला यानी कोई ऐसा आर्टिस्ट, लोगों का एक समूह। उनके मन के किसी कोने में शायद धनराम लोहार के आफर की वो अनुगूंज शेष थी जिसे वह पिछले 3-4 दिनों से दुकान की ओर जाते हुए दूर से सुनता रहा। निहाई पर रखे लाल गरम लोहे पर पड़ती हथौड़ों की धाप धाप की आवाज और ठंडे लोहे पर लगती चोट से उठता ठनकता स्वर और निशाना साधने से पहले खाली निहाई पर पड़ती हथौड़े की खनक, जिन्हें वह दूर से ही पहचान सकता था। लंबे बैंट वाले हंसुए को लेकर के वह घर से इस उद्देश्य से निकला था कि अपने खेतों के किनारे उग आई कांटेदार झाड़ियों को काट काट कर वो साफ कर आएगा। बूढ़े वंशीधर जी जो मोहन के पिता हैं, बूढ़े वंशीधर जी के बूते का अब ये काम नहीं है।
यही क्या, जन्म भर जिस पुरोहिताई के बूते पर उन्होंने घर संसार चलाया, वह भी अब कहाँ अच्छे ढंग से कर पाते। यही क्या, जन्म भर जिस पुरोहिताई के बूते पर उन्होंने घर संसार चलाया था, वो भी अच्छे काम अच्छे ढंग से नहीं कर पाते यजमान। उनकी निष्ठा और संयम के कारण ही उन पर श्रद्धा रखते हैं, लेकिन बुढ़ापे बुढ़ापे के कारण सारा शरीर जर्जर हो गया। तो अब ये सारा जो कठिन श्रम है और ये व्रत उपवास है, वो झेल नहीं पाते हैं। सुबह सुबह जैसे उससे सहारा पाने की नीयत से उन्होंने गहरा निश्वास लेकर कहा। अब पिता अपने पुत्र से क्या कहते हैं, देखो। आज गणनाथ जाकर चंद्रदत्त जी के लिए रुद्र पाठ करना था। अब मुश्किल ही लग रहा है। ये 2 मील की सीढ़ी चढ़ाई अब अपने बूते की बात नहीं। एकाएक ना भी नहीं कहा जा सकता। कुछ समझ में नहीं आता। यानी उन्होंने मोहन से ये अपेक्षा की थी कि शायद मोहन के समक्ष में अपनी असहायता व्यक्त करूंगा तो क्या पता मोहन जो है मेरे स्थान पर वहां जाकर के अपने इस पुरोहिताई के कार्य को संभाल लेगा। लेकिन हुआ क्या, देखिए। मोहन उनका आशय न समझता, वो ऐसी बात नहीं है, लेकिन पिता की तरह ऐसा अनुष्ठान कर पाने का उसे अभ्यास ही नहीं और वैसी गति भी नहीं। यानी उस तरह से उसने इस चीज को कभी प्रैक्टिस में ही नहीं लिया, अभ्यास ही नहीं किया उसका, ना उसमें उसकी ऐसे कार्य को करने की एक, आपको पता है, किसी फ्लो में किसी स्पीड में इस काम को किया जाता है। पिता की बातें सुनकर भी उसने उनका भार हल्का करने का कोई सुझाव ही नहीं दिया। जैसे हवा में बात कह दी गई है, वैसे ही उस बात का कोई उत्तर नहीं दिया गया। पिता का भार हल्का करने के लिए वह खेतों की ओर चला, लेकिन हंसुए की धार पर हाथ फेरते हुए उसे लगा कि वो पूरे तरह से कुंद हो चुकी है। यानी उसके अंदर क्या हो गई है, धार कम हो गई है। धनराम अपने बाई हाथ से डोंकनी फूंकता हुआ दाएं हाथ से भट्टी में गर्म लोहे को उलट पुलट कर रहा था। धनराम उसका बचपन का साथी है, जो विद्यालय स्तर में भी उसका सहपाठी रहा है। मोहन भट्टी से दूर हटकर एक खाली कनिस्तर के ऊपर बैठा उसकी कारीगरी को अपनी पारखी नजरों से देख रहा था। मास्टर त्रिलोक सिंह जी भी अब गुजर गए होंगे, मोहन ने पूछा। यानी अब वो युवावस्था के समय में आ चुके हैं। बचपन की कुछ बातें याद करते हुए वो एक दूसरे से उन्हीं बातों को साझा कर रहे हैं। वे दोनों अब अपने बचपन की दुनिया में लौट आए। धनराम की आंखों में एक चमक आ गई। वो बोला, माँ साहब भी क्या आदमी थे लला, अभी पिछले ही साल गुजरे हैं। सच कहूं, आखिरी दम तक उनकी छड़ का डर लगा ही रहता था। दोनों हों करके हंसने लगते हैं। कुछ क्षण के लिए वे दोनों ही जैसे किसी बीती हुई दुनिया में लौट गए हैं। गोपाल सिंह की दुकान से हुक्के का आखिरी कश खींच कर त्रिलोक सिंह जी स्कूल की चार दीवारी में उतरते थे। त्रिलोक सिंह उनके स्कूल के कोई टीचर हैं, उनके विषय में बात हो रही है। थोड़ी देर पहले तक धमा चौकड़ी मचाते, उठा पटक करते, बांज के पेड़ों की टहनियों पर झूलते हुए बच्चों को जैसे सांप सूंघ गया। यानी इन मास्टर साहब को देखकर सारे बच्चे एकदम शांत हो जाते। कड़े स्वर में वो पूछते, प्रार्थना कर ली तुम लोगों ने? ये जानते हुए भी कि प्रार्थना हो गई होती तो गोपाल सिंह जी की दुकान तक उनका संवेद स्वर पहुंचता। लेकिन त्रिलोक सिंह घूर घूर कर एक एक लड़के को देखते हैं, फिर वहीं वहीं पर खड़े होकर कड़कदार आवाज में फिर से कहते हैं, मोहन नहीं आया आज। मोहन उनका बहुत चहेता शिष्य था और रोहित खानदान का कुशाग्र बुद्धि बालक था। पढ़ने में ही नहीं, गायन में भी बेजोड़ था। त्रिलोक सिंह जी मास्टर ने उसे पूरे स्कूल का मॉनिटर बना रखा था। वही सुबह सुबह, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, इस तरह का प्रार्थना का पहला स्वर उठा करके इस प्रार्थना की शुरुआत करता था। मोहन को लेकर मास्टर त्रिलोक सिंह जी को बड़ी उम्मीदें थी। कक्षा में किसी भी छात्र को कोई सवाल नहीं आने पर वही सवाल जब वो मोहन से पूछते और उसका अनुमान सही निकलता, मोहन ठीक ठीक उत्तर देकर उन्हें संतुष्ट कर देता, तब वे उन फिसड्डी बालकों को दंड देने का भार मोहन पर ही डाल देते थे। पकड़ इसका कान और लगवा इससे 10 उठ बैठक, वे आदेश दे देते थे। धनराम भी उन अनेक छात्रों में से एक था जिसने त्रिलोक सिंह मास्टर के आदेश पर अपने हमजोली मोहन के हाथों से कई बार बैंत खाए थे या अपने कान खींचवाए थे। मोहन के प्रति थोड़ी बहुत तो ईर्ष्या रहने पर भी धनराम शुरू से ही उसके प्रति स्नेह और आदर का भाव रखता था। इसका एक कारण ये भी था कि बचपन में ही मन में ये बात बिठा दी गई थी
कि जातिगत हीनता के कारण धनराम ने कभी मोहन को अपने प्रतिद्वंदी नहीं समझा। प्रतिद्वंदी कंपिटिटर। अब धनराम तो था एक लोहार, मोहन था ब्राह्मण का बच्चा, तो यहाँ पर ब्राह्मण के बच्चे को ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता था, लेकिन जातिगत हीनता उन्होंने कभी भी अपने रिश्ते में नहीं आने दी, बल्कि वह इसे मोहन का अधिकार ही समझता था। यानी भाई वो उच्च कुल का है, वो उसको ये अथॉरिटी है, ये पूरा अधिकार है कि वो हम लोगों से थोड़ा बहुत इस तरह का भेद रख सकता है, लेकिन मोहन के मन में भी इस तरह की कैसी संकीर्ण सोच नहीं थी। बीच बीच में त्रिलोक सिंह मास्टर का ये कहना कि मोहन एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनकर स्कूल का और उसका नाम रोशन करेगा, धनराम के लिए किसी और तरह से सोचने की गुंजाइश ही नहीं रखता था। यानी धनराम को पता था कि ब्राह्मण का बच्चा है, बुद्धि में भी बहुत कुशल है और हर एक कार्य में बहुत बुद्धिमान है, तो इस वजह से उनको भी ये लगता था कि आगे आने वाले समय में मोहन शायद किसी ऊंचे पद पर सुशोभित होगा। तो आइए, यहाँ तक का ये जो पाठ है आप लोगों को समझ आया होगा। अब मोहन के जीवन में ऐसा क्या घटित हुआ कि उसके मास्टर की उम्मीदें, उसके पिता की उम्मीदें वो सारी धरी की धरी रह गई, और धनराम लोहार जो मोहन को भी बहुत सम्मान देता था, उसके मन में भी मोहन के प्रति सम्मान तो बरकरार रहा, लेकिन उसने देखा कि मोहन ने अपनी अभिरुचि किस कार्य के प्रति जोड़ी थी, यानी जातिगत और कर्मगत जो वहां विभाजन था उसको मोहन ने भी स्वीकार नहीं किया। कुछ ऐसा ही दृश्य हम अपने अगले पाठ के अगले अंक में पढ़ने की कोशिश करेंगे। आज की कक्षा में इतना पर्याप्त है बेटा, मिलेंगे हम अगली कक्षा में।